CAPF के एग्ज़ाम्स जो हुआ था 2014 उसका पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये पेपर है ये देखो वहीं से मैंने PDF उठाया है साइट से ही, गूगल करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ये इसका इंग्लिश पार्ट है और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए रखे हैं वो मैंने ऐसे सेक्शंस में काट लिए हैं। अदरवाइज़ जो क्वेश्चन ऐसे सेक्शन में कट नहीं करे हैं उनका आंसर वहीं पर बता दूंगी। और ये देखो हिंदी के अंदर भी है, तो जिसको भी पेपर सॉल्व करना है वो फटाफट पेपर को डाउनलोड कर ले, गूगल करके आराम से मिल जाएगा। या तो UPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ये पेपर, ठीक है। सबसे पहले देखो असर्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट वाला करेक्ट है तो अपन को ये वाले अपने पेपर्स दिए होते हैं तो ये क्वेश्चन पता होते हैं ना कैसे होते हैं कि फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट नहीं है, या फिर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सेकंड है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड द मेंबर एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर। ये बात एकदम सही है। हमें ये चीज़ पता है कि राज्यसभा कभी भी, लोकसभा डिसॉल्व होती है लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। उसके जो मेंबर्स होते हैं वो 2/3, हमेशा 1/3 जो होते हैं वो रिटायर होते जाते हैं हर 2 साल के अंदर, और ये जो 6 साल की इसकी पूरी ड्यूरेशन रहती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83। अब आर्टिकल 83 क्या कहता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि आर्टिकल 83 किसकी बात करेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या बोला इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया 1/3 ऑफ द मेंबर, ये चीज़ मैंने अभी भी बोली थी कि 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं उसके रिटायर होते जाते हैं हर 2 साल के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी स्ट्रेंथ है, जैसे ये बैच है 1/3 का, ये बैच है 1/3 का, यहाँ पे 1/3 मेंबर है, यहाँ पे 1/3 मेंबर है और यहाँ पे भी 1/3 मेंबर है। तो इस 2 साल में ये वाले मेंबर रिटायर हो जाएंगे, ये रिटायर होंगे, इनके यहाँ पे न्यू मेंबर आ जाएंगे, न्यू 1 आ गए। फिर नेक्स्ट 2 साल के अंदर 2 साल बाद में ये मेंबर रिटायर हो जाएंगे और इनके आगे न्यू मेंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 साल में ये मेंबर रिटायर हो जाएंगे और इनके आगे न्यू आ जाएंगे। तो अब इनका तो टेन्योर देखो, यहाँ पे 2 साल हुआ जब ये इलेक्ट हुए, फिर यहाँ पे जब ये रिटायर हुए तब 2 साल हो गया, फिर यहाँ पे जब ये वाले रिटायर हुए तब 2 साल, यानी इनका टोटल जो टेन्योर है वो 6 ईयर्स हो गया। तो 6 ईयर के बाद वापस से ये रिटायर हो जाएंगे, फिर इनके यहाँ पे वापस से न्यू मेंबर आ जाएंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट एंड सेकेंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे, ए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर एंड द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, देखो ये चीज़ जो है ना एकदम सही है। इसमें क्या बोला गया है, इम्पीचमेंट पता है ना प्रेसिडेंट का होता है, कैसे होता है, उसको हाउस, ये वाली जो है ना लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना, प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से दे रखा है। वैसे भी पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत ही प्रेफर करनी है किसी को भी, क्योंकि जो CDS की तैयारी कर रहा है वो आगे UPSC भी देगा ही देगा, तो CDS देगा फिर UPSC देगा या फिर CAPF देगा, तो इन लोगों के लिए लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक होती है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि इन पेपर्स की तैयारी करते वक्त लक्ष्मीकांत की ज़रूरत होती है। अब देखो यहाँ पे होता है इम्पीचमेंट, बहुत तैयारी के बहुत बाद में पता चला था। इम्पीचमेंट प्रोसीजर को क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल कहते हैं, ये बात एकदम सही है। इसमें बोला है कि ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन, ये भी चीज़ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं मेंशन करा कि व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये तो बता दिया कि प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हो लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करे, लेकिन उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन करा कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी, ये भी सही है। इम्पीचमेंट जो होता है वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में शुरू करा जा सकता है, दोनों ही सही है। देखो लेकिन यहाँ पे फर्स्ट both the statement are individually correct but two is not a explanation। तो इन्होंने यही तो नहीं बताया क्यों क्वासी जुडिशियल है, क्या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं बताई गई कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। अब देखो जेम्स प्रिंसिप, an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmini and Kharoshti script which were used in the earliest inscription and the coin। अब हम सबको पता है कि अशोका के अंदर अशोका हो गया, अशोका के अंदर ये लैंग्वेज यूज़ करी गई थी, खरोष्ती जो अफगानिस्तान साइड पे, तो यही जेम्स ही थे सबसे पहले जिन्होंने इस चीज़ को डेसिफर किया था, मतलब डिकोड करा था। जेम्स प्रिंसिप फाउंड that most of the script mentioned a king referred as a Priyadashi means a pleasant to behold। ये भी सही है। आप लोगों को पता होगा कि मिन्स्की के अंदर सिर्फ अशोका का नाम मेंशन है और जितने भी उनके जो पिलर्स हैं उनके अंदर उनका नाम ये चीज़ मेंशन नहीं है। वहाँ पे किसी में प्रियादाशी, प्रिया देखो उसको पिया
पिया दासी, दाशी, दाशी मतलब दर्शनीय, जो पिय मतलब बहुत प्यारा सा दिखता हो, तो प्लीजेंट टू बीहोल्ड, देखने में जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो, तो ये किसके लिए यूज़ करा गया था? अशोका के लिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण आंसर हो जाएगा बी। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रिच स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ द मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रिंसिपल मीडियम एंड द वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। देखो ये चीज़ एकदम सही है। जब आप पढ़ोगे ये चीज़ तो अमरावती, गंधारा और मथुरा, इन तीनों आर्ट्स के अंदर आप डिफरेंस पढ़ोगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कहाँ पर, जैसे मथुरा के अंदर रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता है, वैसे अमरावती के अंदर कौन सा स्टोन यूज़ होता है, गंधार के, तीनों का मतलब तीनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन है, कहाँ पे ये फली फूली। जैसे गंधारा आर्ट्स है वो तक्षशिला, और ये जो अपना एरिया है, जैसे ये अपना इंडिया है ना, ये यूं करके ये, तो पहले तो पाकिस्तान वाला पार्ट यही होता था, तो यहाँ पे गंधारा आर्ट है, मथुरा ये वाली आर्ट है, अमरावती साउथ का साइड है। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन ये एकदम सही है। द वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज़ लोकली अवेलेबल इन द मथुरा रीजन। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन है वो मथुरा में अवेलेबल होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूँ, मतलब तो मैं राजस्थान से हूँ अगर मान लेते हैं, तो जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये बोल दिया था कि जैसे यहाँ पे राजस्थान में अगर अभी आपको पता होगा कि मथुरा के अंदर काम हो रहा है, या फिर ताजमहल की बात कर लो यार, ताजमहल के अंदर वाइट संगमरमर का यूज़ करा गया है, तो वाइट जो मार्बल है वो कहाँ से आया था? वो राजस्थान से आया था। वैसे ही अगर आप ना साउथ में जाओगे, जैसे मैं बोलूँ कि मैं साउथ में की हूँ, और मैं साउथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी वहाँ पर कि जितने भी मंदिर होते थे वहाँ पर ब्लैक सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाता था, यानी वहाँ पे जो मूर्ति भी है उसमें ब्लैक यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं मेघालय से हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि बॉम्बू की स्टिक से हाउस बनाए जाते हैं, और दूसरी जगह पे ब्रिक्स से बनाए जाते हैं, ब्रिक्स ईंटों से बनाए जाते हैं। तो जो चीज़ जहाँ लोकली अवेलेबल होती है वहीं के हिसाब से वहाँ की जो इन्वायरमेंट या फिर उनकी जो लोकल में जो पीपल रहते हैं वो उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए ये चीज़ सही होगा, पाया जा रहा है तभी तो वो उससे बना रहे हैं, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मथुरा में वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन पाया जाता है और वो वहाँ पे लोकली अवेलेबल है इसलिए। अब नेक्स्ट देखो, द सिटीज़ ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन गंगा वैली। एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रीगेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखो, द सिटीज़ ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन गंगा वैली। हमें ऐसा कहा जा रहा है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंदर जो लोग सिटीज़ थी वो गंगा वैली के अंदर ही सिचुएटेड थी मोस्टली, ठीक है। हाँ, हम कह सकते हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लोग खिसकते कहाँ गए थे? गंगा वैली के साइड, गंगा वैली जहाँ गंगा बहती है। अब क्यों आ गए थे? क्योंकि वाटर की सप्लाई चाहिए थी, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए थी, एग्रीकल्चर उन्होंने एज अ पेशा अपना लिया था, है ना। तो आयरन के टूल्स आने लग गए थे वहाँ पर, प्लगिंग स्टार्ट हो गई थी, तो धीरे धीरे वो कहाँ पे सेटल होते गए? गंगा वैली के साइड सेटल होते गए। एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रीगेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रीगेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल। अब ये क्या बोल रहा है कि एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी आ गई थी, उसने यहाँ पर प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन को इंस्ट्रूमेंटल थी, मतलब उसके लिए ये एक तरह से फोर्स की तरह काम करा। हम फोर्स कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि आयरन टेक्नोलॉजी आई उसी से हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी बात सुनो, जैसे अब गुजरात के अंदर देखो, मैंने बोला कि मैं गुजरात से हूँ। अब गुजरात का जो एरिया है, गुजरात में आप ले लो, गुजरात और राजस्थान का एरिया ले लो, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे डेजर्ट एरिया, हम सबको पता है ये कच्छ का डेजर्ट आता है यहाँ पे, ये पूरा एरिया, लेकिन क्या यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं है? जोधपुर चले जाओ आप अर्बनाइजेशन देखोगे, यहाँ पे गुजरात की कोई सिटी चले जाओ यहाँ पे आप अर्बनाइजेशन देखोगे। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन एक आयरन का आविष्कार हो जाना, प्लग्स बन जाना, प्लग वो समझते हो, हल का आविष्कार हो जाना, एक इंस्ट्रूमेंटल सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी नहीं है जो सरप्लस एग्रीकल्चर देने लग जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, सॉइल की न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी होती है, सॉइल कवर होना चाहिए, वहाँ का मॉइस्चर होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ पे बहुत जो लेबर, मतलब इंडस्ट्रीज़ अगर कम है तो वहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंटल है, हम ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकेंड इज फॉल्स, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, द डोलड्रम, ये वाला मैं अभी आपको नेक्स्ट में कराती हूँ, और ये रोरिंग फोर्टिस, देखो इसको आगे देखते हैं यहाँ पे। द डोलड्रम इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम,
लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर विच मेक्स द एयर राइजेज एंड ट्रैवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। अब मेरी बात सुनो, मैं एक चीज़ समझाती हूँ, उस चीज़ को समझ लेना कि डोलड्रम क्या होते हैं। इस पिक्चर में है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, चलो मैं समझाई देती हूँ। डोलड्रम क्या होता है? इक्वेटोरियल, देखो जैसे ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, तो इसके 5 और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया कहलाता है ना, ये डोलड्रम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे जो विंड्स होती है ना, वो बहुत काम होती हैं। काम मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? इसका एक रीज़न है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इंसोलेशन सबसे ज़्यादा हाई होता है। इंसोलेशन मतलब सूर्य की किरणें एकदम ज़्यादा तेज चढ़ रही होती हैं, पड़ती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहीं पे आता है ना, तो अफ्रीका और इंडिया का जो, ये इंडिया थोड़ा सा इतना सपाट आता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर हवाएं इसलिए नहीं चलती क्योंकि ये एरिया बहुत काम है। काम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है, इवोपरेशन होता है, डायरेक्टली इवोपरेशन होता है और थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे विंड्स चलने का, हवाएं चलने का इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से भी विंड्स आ रही होती है, यहाँ से भी विंड्स आती होती हैं, तो वो एक जगह जाके कंबाइंड सी होने लग जाती हैं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। तो इसलिए इसको डोलड्रम कहते हैं। अब डोलड्रम क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स थी ना, पहले के जो लोग थे, जो जब इस एरिया के अंदर आते थे ना, तो उनकी जो शिप्स है ना, वो डोलने लग जाती थी। मतलब वो डायरेक्शन, क्योंकि विंड, पहले जो शिप्स थी, आप लोगों ने देखा होगा कि शिप्स की होती थी, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा एक वो लगा होता था, टेंट या फिर कुछ पर्दा, जो हवा के डायरेक्शन से चेंज होकर उनको डायरेक्शन देता था। तो यहाँ पे आके वो एकदम से ठहर सी जाती थी, उनका मूवमेंट नहीं होता था। तो वो क्या करती थी, अपने को खाली करने के लिए वहाँ पे जितना भी भारी सामान होता था, कोई हॉर्स वगैरह कुछ भी हैं, वो उनको समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डाल देते थे। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता था, तो शिप्स है ना, वो डोलने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे विंड्स नहीं होती इस एरिया के अंदर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो अगर मैं बात करूँगी काम काम रहती हैं, ये चीज़ सही है। लो प्रेशर हीट इज कॉज, अब देखो लो प्रेशर क्यों होता है, इस चीज़ को एक बार समझो। लो प्रेशर क्यों होता है? एक तो होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या हो गया? जैसे हीट का ऊपर जाना, हीट का ऊपर जाना लो प्रेशर कहलाता है। ये देखो दो तरह की विंड होती हैं, एक तो होती है कोल्ड, एक होती है हॉट। तो जो हॉट विंड होती है ना, जो गर्म हवा होती है ना, आप हमेशा देखोगे कि वो ऊपर बहती है। गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी और जो ठंडी हवा है वो हमेशा नीचे आएगी। और हमें ये चीज़ पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सन की रोशनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट लाइट सन की पड़ती है। तो यहाँ पे अगर सन की लाइट पड़ रही है तो हीटिंग प्रोसेस हो रही है, और हीट प्रोसेस होने से वहाँ की जो हवा है वो क्या हो रही है? गर्म हो रही है। और गर्म हो रही है तो यहाँ से जो गर्म हवा है वो क्या कर रही है? ऊपर की तरफ उठ रही है ना, ऊपर की तरफ उठेगी। और ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? लो प्रेशर। समझ में आया? और जब हवा नीचे की तरफ आएगी तो वो क्या क्रिएट करेगी? हाई प्रेशर। ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये लो प्रेशर एरिया होता है, ये चीज़ आ गई हमें। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या बोला है कि लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर विच मेक्स द एयर राइज एंड ट्रैवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। हमसे ऐसा बोला गया है कि जब हवा उठती है, जब हवा उठती है ऊपर की तरफ, क्योंकि हॉट है, गर्म हवा है, तो जब वो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जब यहाँ पे इक्वेटर है तो ये यहाँ पे भी गर्म हवा उठ के जाएगी, और ये है यहाँ 0 डिग्री, तो ये यहाँ पे भी उठ के जाएगी। नॉर्थ और साउथ और दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इसलिए ये भी सही है। और ये लो प्रेशर एरिया होता है, इसलिए यहाँ पे काम विंड होती है, इसलिए डोलड्रम कहलाता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो सिक्स्थ का आंसर हम क्या करेंगे? ए। अब नेक्स्ट देखते हैं रोरिंग फोर्टीज़, यहीं पे देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके साथ डायग्राम भी है जो एक्सप्लेन करेगा इसकी चीज़ को। देखो, रोरिंग फोर्टीज़ आर स्ट्रॉन्गली वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर जनरली बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 40 to 50 डिग्री। द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट करंट, air current are caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth rotation, and there are few landmass to serve as a wind break. अब इस चीज़ को समझो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमसे सिर्फ अभी तो क्या बात कर रही है? 40s की बात कर रखी है।
तो ये वाला जो एरिया होता है ये रोरिंग 40s कहलाता है, ये फ्यूरियस 50s कहलाता है और ये स्क्रीमिंग 60s कहलाता है। अब इनका ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्यों हमने नॉर्थ पोल में ऐसा नाम नहीं दिया, क्योंकि 40 डिग्री तो वहाँ पे भी है, 60 वहाँ पे भी है, 50 वहाँ पे भी है, लेकिन हमने ये साउथ में ही क्यों नाम दिया है। देखो साउथ में क्या होता है, लैंड मास बहुत कम है, लैंड मास बहुत कम होने के बाद के कारण क्या है, वहाँ पे सी है, मतलब समुद्र है। तो वहाँ पे जो विंड्स चलती है ना, उनको रोकने के लिए कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड मास है, यहाँ पे माउंटेन्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे खुला समुद्र है, यहाँ पे तो विंड्स को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, तो वो चलती जाएंगी। लेकिन यहाँ समुद्र से जैसे ही विंड्स आएंगी उनको कौन रोकेगा, माउंटेन्स रोकेंगे, लैंड मास रोकेंगे, प्लेट्यूज रोकेंगे उन विंड को। तो यहाँ पर साउथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लैंड ही नहीं है, लैंड नहीं है तो लैंड से लैंड मास भी नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, तो इसलिए ये हवाएं बहुत तेज़ से चलती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों हम नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर, सदर्न पोल और नॉर्थ पोल के अंदर, नॉर्थ में तो नहीं कहते लेकिन सदर्न में कहते हैं, ये चीज़ हमारी सही हो गई। अब देखो इनमें यहाँ पे क्या बोला गया है, 40s और 40s का मतलब ये है 40 से 50, 50 का मतलब 50 से 60 और 60s का मतलब है 60 से 70 या फिर पोलवर्ड। अब देखो अब हमसे दूसरा पूछा गया है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या पूछा गया है, द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। Air current are caused by the combination of air being displaced from equator towards the south pole and the earth rotation, and there are few landmass to serve as a wind break. लैंड मास फ्यू है तो सर्व करने के लिए, विंड को ब्रेक करने के लिए, ये चीज़ तो सही है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट आर, क्या ये विंड्स ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से चलती हैं क्या? जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारी जो अर्थ है उसका रोटेशन कैसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट, यही होता है ना, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए जो हमें सन है, सनराइज कहाँ से दिखता है, ईस्ट से दिखता है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट हमारा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो हमारे करंट भी, जब अर्थ का मूवमेंट उस डायरेक्शन में है तो करंट में इतनी ताकत, जब अर्थ को इतनी बड़ी बॉडी जिसके अंदर विंड्स हैं, अर्थ ही खुद इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो क्या विंड इस डायरेक्शन में घूमेंगी क्या? जनरली विंड्स का डायरेक्शन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखो क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जनरली जो इनका डायरेक्शन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। देखो, द स्ट्रॉन्ग वेस्ट टू ईस्ट एयर करंट आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड द अर्थ रोटेशन, ठीक है, अर्थ रोटेशन, समझ में आया। एंड देयर आर फ्यू लैंड मास टू सर्व एज द विंड ब्रेक, हाँ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड भी, सेकंड फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, सॉरी मैं फ्लो में बोल रही थी, सेकंड फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या दे रखा है, ईस्ट टू वेस्ट, जबकि हमें पता है कि विंड का डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए हमारा सेकंड रॉन्ग है और हमारा फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन 7 का हम आंसर क्या करेंगे, सी, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो हिंदी के अंदर है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द रिवाइज सीलिंग ऑन पोल एक्सपेंडिचर, ये उस टाइम का है, रिवाइज जो करी गई थी, तो इसका आंसर वैसे तो सी है, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो छोड़ दो, ठीक है। बस देख लेना कैसा क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने पोल सीलिंग पे जो लगाई गई इलेक्शन में कितना खर्च हो सकता है, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया है। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तीनों टिप्स पर होनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए, एक एक चीज़ किसने, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन से आई, कौन सा आर्टिकल क्या चीज़ कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, राइट ऑफ इक्वलिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेगी। जो फंडामेंटल राइट्स के तीनों चैप्टर हैं, इन फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और DPSP को रट लेना एक तरह से। हमसे पूछा है कौन सा फंडामेंटल राइट से नहीं रिलेटेड है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 16 to 14। अब मुझे अच्छा ये बताओ, 16 to 14 के अंदर एज की बात करी गई है, हम राइट टू एजुकेशन आ गया था, तो ये चीज़ सही है। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एट द फोर्स लेबर, ये भी सही है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये DPSP है, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग, जो हमारे पब्लिक हेल्थ को सुधारना और जो हमारे लिए हार्मफुल ड्रिंक्स है उनको रोकना।
और प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी डीपीएसपी का ही है, ये इसका नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन हमसे नॉट पूछा है, तो नॉट में क्या हो जाएगा 3 एंड 4, तो इसलिए आंसर क्या करेंगे हम डी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना अहादीस, ये भी मैं नेक्स्ट कराऊंगी, इसको मैंने कर लिया था। ये 2014 का पेपर है। 2014 मार्च 2014 के अंदर कुछ मॉर्टल रिमेन्स, मतलब कुछ हड्डियाँ वगैरह, कुछ सैम्पल्स बॉडीज़ के मिले होंगे उस टाइम पर, तो वो पूछा गया है वो किसके टाइम के, तो ये भी करंट क्वेश्चन का ही, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ सी, देख लेना। अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के कुछ रिमेन्स मिले थे, ठीक है। ये प्राइस इलास्टिसिटी, ये वाला भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट कराऊंगी, ये भी नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट है। चलो अब ये करते हैं, अहादीस क्या होते हैं मुगल पीरियड के अंदर, कौन सी चीज़ हमसे पूछी गई है कि अहादीस के लिए ट्रू नहीं है। सबसे पहले तो ये समझो कि अहादीस होते क्या थे। अहादीस क्या होते थे, अगर जेंटलमैन ट्रूपर्स होते थे, इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी अदर ट्रूपर से, ठीक है। ये हाईली ट्रस्टेड कॉप्स होते थे, रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय एम्परर। अहादीस मेंटेन रॉयल बॉडीगार्ड और एंड आर्म प्लेसेस गार्ड, ठीक है। In addition to mansabdar, the Mughal emperor used to entertain individual troopers called ahadis। अब इस चीज़ को समझो, अहादीस क्या होते थे, ये तो मैंने रीड करा है, सिंपली बता रही हूँ, देखो इस चीज़ को समझ लो। देखो अहादीस क्या होते थे, एक तरह से स्पेशल, जैसे एसपीजी है ना जो पीएम के उसमें लगी हुई है, एसपीजी का काम क्या है कि पीएम को सुरक्षा देना, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो इस चीज़ का काम करती हैं, लेकिन एसपीजी जो है वो स्पेशली किसके लिए, पीएम की सिक्योरिटी देखने के लिए। वहीं से आप कंपेयर कर सकते हो अहादीस को। ये एम्परर के होते थे, एम्परर के एकदम पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते थे, और इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई होती थी, और मतलब इनका पूरा काम ही, इनको चूज़ भी कौन करता था, एम्परर ही चूज़ करता था, जो किंग होता था वही। जैसे अकबर के जो अहादीस होंगे उनको अकबर चूज़ करता था कि ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सबसे ऊपर है, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि अब हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये इंडिविजुअल ट्रूपर्स होते थे, ये चीज़ हमें पता है। दे आर प्लेस्ड अंडर सेपरेट दीवान और बख्शी, ठीक है, ये हमें चीज़ नहीं पता। दे वर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, ये भी सही है, उनके द्वारा पेश नहीं, उनके अंडर नहीं थे, अलग थे, सेपरेट थे, हमने ये चीज़ पढ़ा है ना, यूज टू एंटरटेन। फिर उसके बाद देयर सैलरी वॉज एट पर मतलब इक्वल टू मनसबदार, जब ये मनसबदार से भी ऊपर हैं तो उनकी सैलरी उसके बराबर कैसे होगी, हाईली ट्रस्टेड कॉप्स थे। तो इसलिए ये चीज़ देखो, ये चीज़ हमें नहीं पता थी, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, श्योरिटी डी पर है। मनसबदार से भी ऊपर हैं, स्पेशल कॉप्स हैं यार, तो उनका तो सैलरी तो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आते हैं, इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी पे बात करी गई है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मतलब होती है, इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कितना वेरी कर रहा है वो उसके प्रोडक्शन को डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी चीज़ है, कैसे समझाऊँ, एक चॉकलेट है, ब्रांड न्यू चॉकलेट आई, ठीक है। अब उस चॉकलेट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही हमने एक कॉफ़ी की नई स्टाइल ज्वाइन करी, मतलब हमने एक कॉफ़ी का नया ब्रांड लॉन्च करा, लेकिन वो इतना नहीं चला, उसकी डिमांड इतनी बढ़ी, मतलब उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन जितनी थी उतनी भी कम होती जा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ इलास्टिसिटी होती है। मार्केट का जो प्राइस होता है वो उसके प्रोडक्शन पे कितना, उस प्रोडक्ट के, उस आइटम के पे कितना इम्पैक्ट डालता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ग्रेटर देन 1 होगा, लेसर देन 1 होगा। अब देखो ये चीज़ समझ लो, लेस देन 1 कब होती है, लेस देन 1 होती है जब प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। इन केस देखो इस चीज़ को कैसे समझो कि कैसे बताऊँ, जैसे ये जो टॉफ़ी है ना, ये टॉफ़ी है, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना, सपोज़ मेरे पास 10 थी तो अब 10 तो कंज्यूम हो गई, तो मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा के मैंने इसको 20 रुपीज़ का कर दिया।
अब मैंने जब इसको 20 रुपीज़ का करा ना, तब भी इसका डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मैं इसको क्या करती जा रही हूँ, 30 रुपीज़ करती जा रही हूँ। अब मैं 30 रुपीज़ कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मार्केट में 30 रुपीज़ की एक चॉकलेट बेचूंगी मैं, तो मुझे इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी के साथ साथ मुझे क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने इस चॉकलेट में ड्राई फ्रूट्स डालना शुरू करे, मैंने इसमें नए फ्लेवर्स ऐड करना शुरू करे। तो जब ये लेस देन 1 जब होती है, जब इसका प्राइस जो होता है ना, प्राइस जो होता है, प्राइस इंक्रीज़ होता है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, या फिर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो एक्सपेंडिचर मतलब हम कितना खर्चा कर रहे हैं वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। वहीं पर ये होती है लेस देन 1। अब मोर देन ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब इसका प्राइस तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कैसे डिक्रीज़ होना, मतलब मैं इसका दाम तो बढ़ाती जा रही हूँ, दाम बढ़ाती जा रही हूँ, 30 रुपये कर दिया मैंने, लेकिन अब मैंने इतनी नई मशीन्स का इन्वेंट कर लिया कि वो एक बार में 100 चॉकलेट की जगह 1000 चॉकलेट बना रही है। तो मशीन तो एक ही बार काम कर रही है लेकिन वो बना कितना रही है, एक। तो मेरा एक्सपेंडिचर जो मैं एक बार मशीन खरीदने में मैंने जो पैसा खर्च करा वो कर दिया, अब वो मशीन तो डायरेक्टली मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ही तो खरीदना है, मटेरियल चॉकलेट्स हो गई, जो ड्राई फ्रूट्स उसमें डालने हैं वही तो आइटम ही तो खरीदना है, रॉ मटेरियल ही तो खरीदना है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम होता जा रहा है लेकिन उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। और इक्वल टू कब होगी, जब दोनों प्राइस और एक्सपेंडिचर इक्वल होगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर एंड द राइज इन द प्राइस इंक्रीजेस। अब बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर तो घट रहा है और प्राइस जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सी जो मस्जिद है या फिर कौन सी चीज़ कैन नॉट बी इन शाहजहाँ ने उसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करा, उसके टाइम पे वो चीज़ नहीं बनी। अब देखो ये सारी चीज़ें हैं, 3 सारी चीज़ों के मैंने डायग्राम्स यहाँ पे लगा रखे हैं, तो जिसको भी डाउट हो रहा हो तो ये चीज़ देख लेना और ये चीज़ माइंड में बिठा लेना, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ऑप्शन रिपीट हो जाएंगे। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद की अगर हम बात करें तो मोती मस्जिद ये रही, मोती मस्जिद आगरा के अंदर है, उत्तर प्रदेश में, यूनेस्को, आगरा के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। और ये किस टाइम पे बनाई गई थी, मुग़ल एम्परर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुग़ल एम्परर शाहजहाँ, तो मोती मस्जिद तो शाहजहाँ के टाइम के। अब दूसरा किला कूना मॉस्क, किला कूना मॉस्क जो है, ये मॉस्क कहाँ पर है, पुराना किला ओल्ड फोर्ट जो है दिल्ली का वहाँ पर है। और उसके बाद ये किसने बनाई थी, आफ्टर शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं ही ऑक्यूपाइड पुराना किला। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था तब उसने इसको ऑक्यूपाई करा था और उसने ये मॉस्क बिल्ड करी थी एज अ प्राइवेट यूज़, और ये सिंबल बना था उसका रॉयल एस्पायरेशन का। तो जो हमारे पास पुराना किला है वो किसके द्वारा है, शेरशाह के द्वारा। मोती मस्जिद किसके द्वारा है, शाहजहाँ के द्वारा। अब और देख लेते हैं, रंग महल, रंग महल कहाँ पे है, रेड फोर्ट के अंदर है। रंग महल जो है, रंग महल रंग महल, और ये देखो यहाँ पे ये पहले कैसे, एक मिनट सॉरी, ये चीज़ कहाँ चली गई, ये रहा रंग महल। ये पहले किसका पार्ट होता था, इम्पीरियल हरम। हरम जानते हो कहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे, जहाँ पे एक ही किंग की बहुत सारी वाइफ्स को रखा जाता था, उस चीज़ को हरम कहते थे। ठीक है, यहाँ पे टोटल फीमेल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली कोल्ड रेस्टेस, ये पैलेस ऑफ डिस्टिंक्शन कहा जाता था। और ये किसके टाइम था, ड्यूरिंग द रूल ऑफ शाहजहाँ के टाइम पे था, और ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था इसको 1857 में, रंग महल को। और ये कैसे यूज़ होने लग गया था उनका, मैस हॉल फॉर अ ब्रीफ टाइम। तो ये भी शाहजहाँ का है, रंग महल भी। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बारे में तो सबको पता है कि जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के टाइम पे बनाई गई थी। ये कब बनी है, 1650 से 56 के बीच में, मुग़ल एम्परर शाहजहाँ। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो अगर हमसे ऑप्शन पूछा जाए तो मोती मस्जिद भी उनके द्वारा है, जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के द्वारा है, रंग महल भी उनके द्वारा है, किला है कूना मस्जिद किसके द्वारा है, शेरशाह सूरी। तो हमसे कैन नॉट पूछा है तो कैन नॉट में हम आंसर क्या करेंगे इसका, बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये मैंने पूरा ऐसे गोद दिया है, देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हिस्टोरिकल। यार देखो ये जो 12 ईयर्स आ स्लेव है ना, देख लेना ये मूवी, वन टाइम वॉच तो है ही मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है। अब इसके अंदर ये पूछा गया है कि जो 12 ईयर्स आ स्लेव के अंदर जो ओरिजिनल ये किसकी स्टोरी है, किसके स्टोरी पे बेस्ड है, तो उनका जो नाम है ना, उनका नाम है ये सोलोमन नॉर्थअप। ठीक है, उन पे बेस्ड है ये, अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। ये स्टोरी थोड़ी नहीं आ रही है, स्टोरी अच्छी है कि कैसे उनको धोखा दिया जाता है कि हम आपको काम देंगे, दो लोग उनको ले जाके बेचते हैं और फिर वो मतलब 12 साल तक एज अ स्लेव अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि वो एक फ्री अमेरिकन होते हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं। लेकिन जब उन्हें बेच दिया जाता है तो उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करा जाता है, और जब वो जहाँ पे उन्हें स्लेव की तरह ट्रीट करा जा रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग उनकी तरह होते हैं, और जब वो छूट के आ रहे होते हैं वो बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कल्चर ही ऐसा था कि वो उसकी उन लोगों को सेफ नहीं कर पाते, मतलब उनकी हेल्प भी नहीं कर पाते। और ब्रैड पिट है, ब्रैड पिट का भी बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर, तो एक बार देख लेना, वन टाइम वॉच मूवी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलोमन नॉर्थअप। आंसर इज बी। यही वो क्वेश्चंस जो अभी हमने करे थे इंग्लिश के अंदर, सारे वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने कहा था, एन.के. पालखीवाला ने कहा था। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रियम्बल का आइडिया हमने कहाँ से लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये चीज़ भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम यूएसए। द वर्ल्ड सोशलिस्ट सेक्युलर कब अडॉप्ट करा गया था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, तो ये भी चीज़ सही है, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड करे गए थे, इंटीग्रिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये भी सही है। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द, क्या प्रियम्बल फंडामेंटल राइट देता है, यही सबसे बड़ी बात है कि प्रियम्बल जो है वो फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। ना तो ये जस्टिफेबल है किसी कोर्ट के अंदर, ना ही आप कोर्ट में ऐसा कह के ऐसे नहीं ले जा सकते कि हमारा ये जो प्रियम्बल में ये वर्ड दे रखा है ये हमारा ब्रीच हुआ है, हमारी लिबर्टी ब्रीच हुई है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इस चीज़ को लेकर कि प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ वर्कशिप, लिबर्टी ऑफ थॉट, तो मेरा ये जो थॉट सोचने की प्रोसेस थी ये ब्रीच हो गई है इस कानून से या फिर इसके द्वारा, तो इसको सजा दे या फिर मेरे फेवर में आप मेरे फेवर में या फिर मेरी बात सुने। लेकिन जब आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो तो फंडामेंटल राइट्स के लिए सबके पास, एक नॉर्मल से नॉर्मल सिटीजन आम इंसान के पास भी ये राइट है कि वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इस बात के लिए जा सकता है कि इसने ये काम करा है, इसलिए मेरा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी वो ब्रीच हो रहा है। ऐसा प्रियम्बल के साथ नहीं होता, इसलिए ये चीज़ गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन इज ए। Which one of the following is not true of the bed making as a salient फीचर ऑफ मैच्योर हरप्पन क्राफ्ट। अब देखो इसके अंदर हमसे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा फीचर है जो सही नहीं है, बीड मतलब मोतियों बनाने का काम जो होता था वो सही नहीं है, तो इसका ये चीज़ उसका गोल्ड, कॉपर, शेल, लेपिस लाजुली, एवरी एंड ये तो सही है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी चीज़ से जो अनफिनिश्ड गुड्स मिले उसी चीज़ से आइडेंटिफाई करा आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये भी सही है। एट चूहदारो टूल्स फर्नेसेस एंड द बिट्स इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ये भी सही है। द स्ट्रक्चर ऑफ द बनावली यील्डेड मैनी बीट्स इन द फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड, ये चीज़ गलत है। मैच्योर में बात हो रही है, मैच्योर की बात नहीं है, ये मैच्योर बनावली शायद मैच्योर में नहीं है, प्री हरप्पन में, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी। ये जो साइट है वो प्री हरप्पन साइट है आई थिंक, मैच्योर में पूछा है हमसे, यहाँ पे मैच्योर हरप्पन क्राफ्ट पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट आते हैं, द लीडर ऑफ विच और द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्जीक्यूटेड हिज डेप्यूटी हु हैपन टू बी हिज ओन अंकल। किसने अपने अंकल को एग्जीक्यूट कर दिया था, नॉर्थ कोरिया। इसका आंसर नॉर्थ कोरिया, उसके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ भी सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कौन सी चीज़ सही है। अब मेरी बात सुनो, कि हमसे पूछा गया ना कौन सा सही है, पंचायत पढ़ लेना, ये चैप्टर लक्ष्मीकांत के अंदर है, पंचायत पढ़ोगे तो इम्पॉर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी चीज़ सही है। द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम,
ये चीज़ सही है क्योंकि जो 5th और 6th शेड्यूल के अंदर SC ST आपको पता होगा ना, 3-4 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर पंचायत रूल नहीं लगता, फिर पैसा आया था, तो एक बार पढ़ोगे तो ये चीज़ सही याद आ जाएगी। तो ये ए इसका सही है। द पंचायत सिस्टम इज़ इंट्रोड्यूस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, 73 है आई थिंक। द पंचायत सिस्टम इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर द, ये गलत है। ग्राम पंचायत इज़ कंटिन्यूड फॉर द 3 ईयर, ये भी गलत है, 5 होता है। कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धिस्ट ऑक्यूपाइज अ स्पेशल प्लेस इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, हाँ ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल फ्लैश बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, इनमें से कौन सी फुल फ्लैश, पहले के लोग क्या करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म में त्रिरथ, हमें कैसे पता चला, उनके जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो बुक्स लिखी जाती थी, बायोग्राफी लिखी जाती थी, उनके द्वारा तो हमें वो नॉलेज मिली है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी बायोग्राफी है बुद्धा की फुल फ्लैश्ड है, तो इसको अभी बाद में देखेंगे। ये करंट क्वेश्चन है, जो 20 है इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, नॉट ट्रू पूछा है हमसे। GSLV D5 के बारे में पूछा गया, उस टाइम पे कुछ लॉन्च हुआ होगा, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं 19th पर। 19th क्वेश्चन के अंदर देखो, कंपोजिशन पूछा है, बायोग्राफी है ना, तो मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं यहाँ पे। बुद्ध चरित्र, देखो इसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे इसी एक क्वेश्चन से। सबसे पहले तो अश्वघोष की एक बुक थी बुद्धचरित, ठीक है। दूसरी बुक थी, अश्वघोष ने एक और बुक लिखी थी सरीपुत्र प्रकरण, जिसमें उन्होंने डील करा था, जो सरीपुत्र थे वो किसके थे, डिसिप्लिन ऑफ बुद्धा थे। तो अश्वघोष की 2 बुक हैं, एक तो बुद्धचरित्र और सरीपुत्र प्रकरण, तो एक हो गया। फिर अवदंत षटका, अवदंत षटका जो है, A 100 Glorious Deed is an anthology of the 100 biographical stories in Sanskrit from the 1st and 2nd century. The stories are thematically based, organized into 10 books. अवदंत षटका, षट 10 चीज़ों के अंदर जो 100, देखो इसके अंदर ऐसे मॉरल स्टोरीज़ हैं जो 10 बुक्स के अंदर कंपाइल की गई हैं, और ये 1st और 2nd सेंचुरी के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट का तो कुछ भी नहीं है, जैसे कर्माज हो गए, कर्मा के हिसाब से आपको कैसा फल मिलता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करती है अवदंत षटका, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा, ललित विस्तृत सूत्रा। ललित विस्तृत सूत्रा का जो है, ये देखो, is a Sanskrit Mahayana Buddhist sutra that tells the story of the Gautam Buddha from the time of descendant from the Tushita until the first sermon in the deer park in the Sarnath near Varanasi। यानी कि ललित विस्त्र सूत्रा कहाँ की है, संस्कृत महायान बुद्धिज्म स्टोरी है गौतम बुद्धा की, जब वो डिसेंड हुए थे फर्स्ट टाइम पे, और उन्होंने पहला सरमन दिया था, सरमन मतलब उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ के अंदर नियर वाराणसी। ये चीज़ सबको पता है, डियर पार्क में, तो ये चीज़ सही है। ये बायोग्राफी ही हो गई एक तरह से, उनके बारे में ही बात कर रही है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लास्ट इनकारनेशन और डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड बींग, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद होती है मिलिंद पहानो। देखो ललित, इसका आंसर तो वैसे ए है। मिलिंद पहानो सबको पता है क्या चीज़ है, अभी बता रही हूँ इसको। मिलिंद पहानो क्या होता है, नागसेन और जो किंग होते हैं मिलिंद, उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। जो कनिष्क होते हैं, सॉरी, जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मिलिंद है ना, मिलिंद कनिष्क, मैंने गलती से, मुझे कुछ याद आ गया था, तो यहाँ पे जो मिलिंद पहानो होते हैं ना, वो नागेश्वर जो बौद्ध मॉन्क होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, किससे रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो जब उनको कंपाइल करा गया कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, तो उन चीज़ों को किस में करा गया, मिलिंद पहानो में। और वो कब, कौन सी सेंचुरी के अंदर ये मिलिंद रूल करते थे बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ये वाला एरिया कहलाता था उस टाइम पे, ये अफ़गानिस्तान वगैरह वाला जो एरिया ना, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की एरिया वाला, ये बैक्टीरिया कहलाता था, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई, ये हम सबको पता चल गया। अब मैं थोड़ी सी और चीज़ें आपको बताती हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, पाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब देखो उसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें याद करने के लिए। बुद्धा घोषा बुद्धिस्ट ट्रांसलेटर थे, जो कमेंटेटर नोन फॉर द वासुधिगमा, यानी बुद्धा घोषा, यानी बुद्ध घोषा ने कौन सी बुक लिखी थी, वासुधिगामा, ये ठीक है, कमेंट्री लिखी थी। वासुबंध जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उन्होंने क्या बुक लिखी थी, अभिधर्म मोक्ष सरिका। फिर उसके बाद बोधि धर्म, एक बुद्धिज्म मॉन्क थे जिन्होंने बुद्धिज्म कहाँ लेकर गए थे, वो चाइना में।
तो आपको अगर और क्वेश्चंस देखो, 4 बुक्स का नेम हमें पता चल गया, उसके साथ हमें ये पता चला कि जो मिलिंद पानु है, जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, पाली के अंदर। जो मिलिंद था वो बैक्टीरिया का रूलर था 2nd सेंचुरी के टाइम पर। उसके बाद बुद्धा घोषाल ने एक बुक लिखी थी, कमेंट्री लिखी थी किस पे, वासुधि गामा पे। फिर वासुबंध एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने दूसरी बुक लिखी थी अभिधर्म मोक्ष सरिका। फिर उसके बाद बोधि धर्म, चाइना के अंदर बुद्धिज्म फैलाने वाले, वहाँ पे चाइना के अंदर बुद्धिज्म एक धर्म है, ठीक है, और वो कहाँ से फैला है, इंडिया से ही फैला है। तो उसको फैलाने वाले कौन थे, बोधि धर्मा नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखो इसके अलावा ये GSLV है, GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है, ये एक बार पढ़ लेना, काम आता है। आप सबसे पहले GSLV जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर होता है। एक तो देखो मैं यहाँ पे जो चीज़ बताना चाह रही हूँ, मैंने ये चीज़ क्यों लगाई थी स्लाइड पेज कट के, क्रायोजेनिक इंजन के लिए लगाई थी। क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है, देखो यहाँ पे इंडिया इज़ द 6th कंट्री, US, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी EU, चाइना और जापान के बाद डेवलप आ क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करा जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन के अंदर लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ करा जाता है, और वो कितने डिग्री पे करा जाता है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रायोजेनिक इंजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं लिक्विड फॉर्म में, तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन, टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करा जाता है किसमें, क्रायोजेनिक इंजन के अंदर। ये वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, हिंदी के अंदर है सेम। नेक्स्ट करते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में हमसे पूछा गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ ट्रू पूछा है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ सही है, किसके बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। वही वापस से लक्ष्मीकांत इसका सोर्स है, लक्ष्मीकांत के अलावा पॉलिटी का कोई सोर्स ही नहीं है, बेस्ट सोर्स नहीं है। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं लेकिन बेस्ट सोर्स है लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या पूछा है, हमसे पूछा कौन सा सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट इन्विजेज 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। ये चीज़ सही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टैब्लिश्ड इन द सिटी विद द पॉपुलेशन ग्रेटर दैन 1 मिलियन, ये भी सही है। बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशन वर द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, तो इसका आंसर है ए। द असम कंपनी कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन टी प्लांटर्स, ये चीज़ मैं अभी समझाऊंगी, इस चीज़ को आगे करेंगे। ये वापस से रणजी ट्रॉफी पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर देख लो, उस टाइम पे जो था पंजाब था, रणजी ट्रॉफी है। अभी देख लेना कौन विनर है जब पेपर देने जा रहे हो, तो ये जो लोकल मैचेस होते हैं रणजी ट्रॉफी वगैरह क्रिकेट से, वो देख लेना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर के अंदर, तो यानी प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए चीज़ें। अब देखो इसको हमसे पूछा है कौन सी चीज़ करेक्ट है, ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली, ये चीज़ हमें पता है। प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्टली होता है लेकिन प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाता है, तो ये सिंगल ट्रांसफर वोट होता है। ही इज़ इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल इलेक्टेड MPs एंड MLA। हमसे ये पूछा गया है कि वो किससे, MP कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर्स पूछे हैं तो ये भी सही है, ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है तो डायरेक्टली कैसे होगा, तो ये तो गलत है, थर्ड गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत, यानी ये। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी सही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें भाग नहीं लेती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, ठीक है। देखो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, कौन कौन मेंबर होते हैं, देखो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके, पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के। इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली के, और किसके होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, पौंडीचेरी और दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये यूटी हैं दोनों, लेकिन इन दोनों के भी होते हैं। यहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना। इम्पीचमेंट और इलेक्शन में यही डिफरेंस होता है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। लेकिन जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो इम्पीचमेंट के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं। वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल भी नहीं आती। और यहाँ पे पार्लियामेंट के जो होते हैं वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही उसके इम्पीचमेंट में भाग लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 2 3 एंड 4 इज, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दीनबंधु मित्रा ये भी मैं आगे बताऊंगी, और प्रेसिडेंशियल ये भी आगे करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन था, असम कंपनी कंसिस्ट ऑफ द, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 1850 के अंदर ट्री इंडस्ट्री थी। तो जो असम कंपनी थी ना, यूरोपियन प्लांटर्स थे, तो हमसे पूछा गया ऐसा कौन सा इंसान था जिसने सबसे पहले असम के अंदर टी प्लांटिंग स्टार्ट करी, लेकिन स्टेट ने यानी ब्रिटिश ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया किसके मामले में, ट्रेजन मतलब समझते हो, देशद्रोह, धोखा के मामले में ना 1850 के अंदर। तो किसके बारे में ये चीज़ बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस में आपको चारों बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लक्ष्मीनाथ एक पोएट हैं, तो इनके बारे में ये देखना चाहते हो तो देख लो। असमी पोएट हैं, नोवेलिस्ट हैं, प्ले राइटर हैं, मॉडर्न असम लिटरेचर के, तो ये तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मनीराम दीवान। देखो मनीराम दीवान जो थे, ये इस टाइम पे ये असामी नोबलमैन थे ब्रिटिश टाइम पर। ये देखो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टैब्लिश टी गार्डन इन इंडिया, यही हमसे पूछा गया है। वाइल ही वॉज अ लॉयल अलाय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे लॉयल अलाय थे, अलाय मतलब साथ देने वाले थे। लेकिन उनको हैंग कर दिया गया था 1857 की क्रांति में साथ देने के लिए। कब, 1858 के अंदर, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। और इनको पॉपुलरली लोग कैसे कहते थे अपर असम के अंदर, कलिता राजा, किंग ऑफ द कलिता कास्ट के राजा कहा जाता था किसको, मनीराम दत्त को। तो इसलिए हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, मनीराम का है दीवान, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। अब हम आनंद राम को भी देखते हैं और गुणाभिराम को भी देख लेते हैं, ये कौन कौन है। तो देखो यहाँ पे जो आनंद राम है ये भी एक पोएट है, प्रोज राइटर है आनंद राम, ठीक है। असम पॉइनियर ऑफ द असम लिटरेचर इन द अरुंधोई एरा विच इज़ जॉइन इन द लिटरेरी रिवोल्यूशन इनिशिएटेड बाय द मिशनरीज, तो ये चीज़ सही है। सही नहीं मतलब ये पोएट है। फिर गुलाबी राम, ये सारे विकीपीडिया के पेजेस हैं ना, तो यहाँ पर ये असम के थे, ये इंडियन इंटेलेक्चुअल थे जो कि new ideas of social reform in early years of colonial Assam, deeply influenced by the progressive intellectual current of the Bengal Renaissance. He was among the few Assamese publicists who had formally entered the Brahmo Samaj. All his life he propagated his liberal ideas through writings. समाज सुधार का काम करते थे किसके द्वारा, अपने लेखों के द्वारा। गुणाभिराम, हमें आंसर तो पता चल गया, मनीराम दीवान थे, लेकिन हमें ये सारे ऑप्शंस भी पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लगाई थी। अब आगे चलते हैं, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन अ बंगाली टाइटल नील दर्पण ब्लू मिरर विच डिपिक्ट द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लांटर्स। द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। देखो नील दर्पण ये जो है ना नॉवल है, किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, क्या है इसके अंदर, ये किस चीज़ को बताता है, इस पर बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा जितना ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए पढ़ लो। नील दर्पण एक बंगाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, प्ले राइटर है किसके, दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था 1858 और 59 के अंदर, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट था, इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था फरवरी मार्च 1859 में। तो जो नील दर्पण है, नील समझते हो, नील मतलब होता है नीला, नीला क्या होता है, इंडिगो क्या होता है, पॉपी, इंडिगो वैसे तो कलर होता है, लेकिन ये जो होता था नील, कैसे समझाऊँ, मुझे एक वर्ड नहीं मिल रहा है इसके लिए, पॉपी क्रॉप्स, यानी जिससे ड्रग्स बनते हैं ना, उस चीज़ के लिए ये यूज़ करा जाता था, और ये फोर्स करा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को कि आपको इतनी ज़मीन में ये खेती करनी ही करनी है। तो वहाँ पर उसके लिए जो एट्रोसिटीज़ उन्होंने करी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, दीनबंधु मित्रा, कौन से में, नील दर्पण के अंदर। दूसरी पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इट वॉज ऑल्सो असेंशियल टू डेवलपमेंट ऑफ थिएटर। इसी
मतलब इसी प्ले ने किसके लिए डेवलपमेंट किया था? थिएटर्स का। कहाँ पे? बंगाल में। तो गिरीश चंद्र घोष को उन्होंने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था इस प्ले ने कि उन्होंने 1872 के अंदर नेशनल थिएटर इन कलकत्ता की स्थापना करी थी, जो कोलकाता कहा जाता है अभी। और फर्स्ट प्ले एवर कमर्शियली से स्टेज्ड वाज नील दर्पण। यानी कि इस एक प्ले ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था सोसाइटी पर भी कि वहाँ पर एक थिएटर खुला गया था जिसके अंदर सबसे पहला प्ले जो करा गया था वो किस पे किया गया था? नील दर्पण पे। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको इंग्लिश में किसने कन्वर्ट करा। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले थे माइकल मधुसूदन दत्ता। ओके, तो आप देख लेना। और पब्लिश किसने करा था? जेम्स लॉन्ग ने। देखो इसकी एक लाइन है, आई प्रेजेंट द इंडिगो प्लांटिंग मिरर to the indigo planter's hands. Now let every one of them, having observed his face, erase the freckle of the strain of the selfishness from his forehead, and in it stead place on it the sandal power of the beneficence. Then shall I think my labor success. पढ़ना अगर टाइम मिले कभी तो, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा इंग्लिश में? माइकल मधुसूदन दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंसी काउंसिल यूरोपियन यूनियन के बारे में बात कर गए हैं। देखो यूरोपियन यूनियन पहले तो समझ लो, यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारे छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। अपन सबको पता है, देखा होगा यूरोप के अंदर बहुत छोटी छोटी, लोग कहते हैं कि आप बस से भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन इंडिया में भी बस से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे सपोज आपको ट्रैवल करना है केरला से पाकिस्तान, तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत समय लग जाएगा। तो इससे बेटर होगा कि आप फ़्लाइट ले लो। वैसे पाकिस्तान कौन ट्रैवल करना चाहेगा, बट भूटान ट्रैवल करना हो तो ट्रेन ले लो, फ्लाइट ले लो। ओके, तो नॉर्मली वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे छोटे छोटे देशों में यूरोप बटा हुआ है। तो उन्होंने एक ट्रीटी करी 1993 के अंदर, जिसको 28 मेंबर्स ने साइन करा था, जिसे हम कहते हैं 1993 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसे यूरोपियन यूनियन कहा गया। और इसको मैसेट्रिक, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एक बार देख लेना, ट्रीटी कहा जाता है। तो ये ट्रीटी किसके लिए थी? यूरोपियन यूनियन के अंदर। अब देखो ये सारी कंट्रीज़ इसके अंदर है। आयरलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब मेंबर हो गए इसके। अब हम यहाँ पे देखो कि द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमसे ये तो पता चल गया कि देखो इसको याद कैसे करोगे एक चीज़, कंट्रीज़ को बस ये देख लेना एक बार मैप में रफली कि कौन नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं, कौन सी याद रहेगी। या फिर ये देख लेना लास्ट में कौन ऐड हुई है, तो काम हो जाएगा। अब देखो, द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन रोटेट्स अमॉन्ग, प्रेसिडेंसी काउंसिल के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पे देख लो, द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी काउंसिल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो को लेजिस्लेटर किसकी है? EU लेजिस्लेशन की, अलॉन्ग विथ EU मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट की। रोटेट्स अमॉन्ग एवरी मेंबर ऑफ द EU एवरी 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये रोटेट हो जाती है। द प्रेसिडेंसी इज़ नॉट इंडिविजुअल बट रादर द पोजीशन इज़ हेल्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इट इज़ समटाइम्स इनकरेक्टली रेफर्ड टू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। प्रेसिडेंसी फंक्शन इज टू चेयर मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल, डिटरमाइन इट्स एजेंडा डिटरमाइन करना, वर्क सेट करना, प्रोग्राम्स, फैसिलिटेट डायलॉग्स बोथ द काउंसिल मीटिंग्स एंड अदर EU इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लास्ट कंट्री जो ऐड करी गई है जून 2023 में, वो कौन सी है? स्वीडन। तो ये इसका एम्बलम है, ये इसका फ्लैग है, ये इसकी लास्ट कंट्री जो स्वीडन, इसको ऐड करी गई है। ये चीज़ हो गई है हमारे पास। अब देखो ये इटली, तो ये तो हमारे अब क्वेश्चन ही नहीं बचा। अब हमसे पूछा गया है जो प्रेसिडेंसी काउंसिल क्या होती है? 6 महीने के बाद रोटेट होती है और ये कंट्री लेती है, एक प्रेसिडेंट नहीं लेता। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्वीडन है, तो स्वीडन के पास आ जाएगी 6 महीने के बाद। स्वीडन की जो गवर्नमेंट है वो EU को गवर्न करेगी। फिर ब्रिटेन तो अलग हो गया है। फिर ले लो लताविया सपोज, तो लताविया के पास आ जाएगी 6 महीने। तो जो लताविया की गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, वो किसको रूल करेगी? EU को। तो 6 महीने पे प्रेसिडेंसी किसी एक पर्सन के पास नहीं आती, एक नेशनल गवर्नमेंट के पास आती है। इसलिए ये चीज़ तो सही है, तो फर्स्ट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट, ये तो हिंदी में है सारे, ये यूरोपियन संघ वाला अपन ने कर लिया है। अब ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ इक्वलिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 से 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट से फिर वापस से दूसरा क्वेश्चन रट लेना इसको। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हमें पता है ये आर्टिकल किसके अंदर है, 15 के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन सारे ग्राउंड्स पर, तो ये चीज़ सही है। 21 का ए यानी फर्स्ट ऑप्शन तो सही है 14 से 18 के अंदर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये भी है, इक्वलिटी की बात कर रहा है क्योंकि 14 से 18 इक्वलिटी की बात करते हैं। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ मिनॉरिटी, ये नहीं है। और अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये भी है। तो ये वाला नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 1 to 4 किस में है, सी में। 3 नहीं था तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गए। 4 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी क्या चीज़ है, इसको छोड़ते हैं। ये एमएसपी दे रखा है, ईयर 2014-15, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। 29 को, इसका आंसर वैसे ए है, ठीक है, देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा सही है ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए। 1 गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ, ये चीज़ पता है, एक गवर्नर एक से ज़्यादा 2 स्टेट के, 3 स्टेट के हो सकते हैं। एक ही गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट की पोजीशन ले सकता है एज अ गवर्नर। द गवर्नर हैज़ अ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन और पनिशमेंट टू अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर स्टेट लॉ, ठीक है। प्रेसिडेंट की तरह ही इसमें भी पावर होती है, लेकिन मार्शल लॉ और डेथ सेंटेंस को गवर्नर नहीं माफ़ कर सकता, लेकिन प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, तो ये भी सही है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ये चीज़ सही है क्या। दिल्ली के अंदर आप केस देख ही रहे होंगे अभी क्या हो रहा है, वहाँ पे जो एलजी है वहाँ का और जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, दोनों में हर बात को लेकर टसल चलती रहती है। अगर सीएम से पूछ के ही गवर्नर को अपॉइंट करा जाता तो क्या सेंटर द्वारा, तो क्या उन दोनों में इतनी टसल होती, नहीं। तो उनका रिकमेंडेशन लिया जाता है, लेकिन पूछा जाए ना जाए पहले लिया जाता था, लेकिन अब तो वो भी एक फॉर्मेलिटी नहीं रही। अपनी मर्जी से सेंटर को जिसको भी अपॉइंट करना होता है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ये तो गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। Which of the following was were motive behind the Mohammed bin Tughlaq transfer to the capital from Delhi to दौलताबाद। देखो मोहम्मद बिन फिरोज डायनेस्टी, मतलब तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक और ये सब थे ना, इसके अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये बहुत ही एक, कैसे कहूँ, इस पर्सन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही भी हैं गलत भी हैं, लेकिन गलत ज़्यादा हैं। इनकी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा थी, तो ये हॉट टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी के अंदर। द शिफ्ट ऑफ द दौलताबाद वुड गिव हिम अ चांस टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। देखो ये समझो, ये हमारे पास अभी इंडिया का कुछ ऐसा मैप है, ठीक है। दिल्ली यहाँ आता है, दौलताबाद यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पोर्ट है गुजरात के अंदर, यहाँ डेक्कन का पोर्ट है, डेक्कन ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे उनका कंट्रोल हो जाएगा, तो ये चीज़ सही है। इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड साउथर्न पोर्ट, ये भी सही है। इट वुड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थर्न वेस्टर्न, यहाँ से दिल्ली पे तो डायरेक्टली आ सकते थे, लेकिन यहाँ तक आ सकते थे क्या, टाइम लगता, तो ये भी सही है, तीनों ही सही हैं। तो इस चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 डी। द इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज़ रिकमेंडेड फेस डिल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेक्स इन द पब्लिक। जो PMEAC जो कमेटी है उसने गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर PSUs हो गए, उनके अंदर गवर्नमेंट को कितना बोला है कि आपको कितने % ऑफ शेयर्स अपने पास रखने हैं। तो उसके अंदर उस टाइम पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 51 बोले हैं, 58 से घटा के 51, तो आंसर है बी, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि मैं आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट कराऊंगी। अब ये चीज़ समझो, हमसे पूछा गया है हुमायूं invented ताज़-ए-इज़्ज़त। ताज़-ए-इज़्ज़त वॉज अ हेडगियर कंपोज ऑफ अ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ। अब ताज़-ए-इज़्ज़त क्या होती है उसके बारे में बात करी गई है। ये पेंटिंग देख रहे हो, ये पेंटिंग देख रहे हो, ये जो पेंटिंग है इसमें ये जो पहन रखा ना हेडगियर, इसको ताज़-ए-इज़्ज़त कहा जाता है। ताज मतलब सिर पे जो होता है, ताज मतलब समझ रहे हो ना, ताज़-ए-इज़्ज़त, इज़्ज़त का ताज, इज़्ज़त का ताज, क्राउन ऑफ पावर एंड ग्लोरी। और ये किससे कंपोज होता है, कंपोज ऑफ अ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ो,
विकीपीडिया ऐसा कहता है कि रिसीविंग अ पेंटिंग, हुमायूं सिट्स, हुमायूं बैठा हुआ है, उसने एक पेंटिंग रिसीव करी है फ्रॉम अ हैंड ऑफ अ मैन हु रिमेन अनआइडेंटिफाई। किसके से ले रहा है ये हमें नहीं पता, बट द पेंटर परहैप्स ड्रेस्ड इन अ फाइनरी हेडगियर दैट इज इन्वेंटेड हिमसेल्फ द ताज़े इज्जत। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो यहाँ पे करेक्ट है, और ये हेडगियर है ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही चीज़ें सही है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ताज़े इज़्ज़त के बारे में, तो ताज़े इज़्ज़त सिर पे पहनने वाला जो होता था क्राउन, उनकी एक टोपी टाइप होती थी, और ये किसके टाइम पे इन्वेंटेड था? हुमायूं के टाइम पे। तो ये जो चीज़ें हैं दोनों ध्यान रखना। अब उसके बाद आते हैं द मेजर क्लीवेज इन द ग्लोबल ह्यूमन डिस्कोर्स हैज़ बीन बिटवीन रिलीजियस राइट वर्सेस सिविल राइट, नेशनल राइट वर्सेस मिनॉरिटी, जेंडर राइट्स वर्सेस इक्वल राइट्स एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। अब देखो ये थोड़ा सा समझाती हूँ, इस क्वेश्चन को समझो। दो ग्रुप बने वर्ल्ड के अंदर। एक ग्रुप था जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करता था, एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट की बात करता था। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर वो प्रोटेस्ट करते थे, जो लोग मांगते थे इसको, वो बोलते थे कि गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होने चाहिए। मतलब कैसे समझाऊँ कि वोटिंग का, जैसे सिविल और उसमें समझो जैसे वोटिंग का सबको अधिकार होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहता है, वो वहाँ पे जा सके लड़ सकता है। पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए उसके पास, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात सबके सामने रखने का अधिकार होना चाहिए, किसी पार्टी को कंडेम करने का अधिकार होना चाहिए। वो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट कहलाते हैं। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स वो बोलते हैं कि सबको बराबर ट्रीट करो, तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, उन दोनों को ट्रीट करो। अगर एक पर्सन के पास 100 रुपये इनकम आ रही है, तो बी पर्सन के पास भी 100 रुपये ही इनकम आनी चाहिए, चाहे उसने मेहनत कितनी भी करी हो। अगर इसके पास अपना त्यौहार मनाने की वो है, फ्रीडम है, तो इसके पास भी अपने फेस्टिवल को मनाने का फ्रीडम होना चाहिए। सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक। राइट ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, राइट ऑफ एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, हेल्थ की राइट होनी चाहिए, विक्टिम का राइट होना चाहिए, साइंस का राइट होना चाहिए, कल्चर का राइट होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, ड्रेसिंग का राइट होना चाहिए। हमारे कल्चर में ऐसी ड्रेस पहनते हैं तो हमें वही चीज़ फॉलो करने का राइट होना चाहिए। तो ये होते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट। दोनों में समझ में आया? जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है ना, उसने कोई भी डिस्टिंक्शन इन दोनों में नहीं करा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमसे पूछा गया है कि मेजर क्लीवेज किस में देखा जाता है, तो वो देखा जाता है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में। आंसर इज डी। समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, रीजनल राइट और सिविल राइट नॉर्मल है, हमसे मेजर पूछा है, मेजर। जेंडर राइट और इक्वल राइट, जेंडर राइट्स और इक्वल राइट्स में इतना ज़्यादा नहीं है जितना मेजर डिफरेंस किसमें देखा जाता है हमारे पास, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में। हमेशा से यही चीज़ होती आई है ना, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के अंदर ही देखा जाता है। उसके बाद हमसे पूछा गया है, ये बाद में करेंगे, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज किसके द्वारा करा गया था? ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अब उन्होंने पूछा, हमसे ये पूछा गया कौन सा। अब देखो, ये चीज़ें तो पता है कि वो समाज सुधारक थे, तो वो आइडल्स, मतलब जो मूर्ति पूजा होती है उसका विरोध करते थे। ये चीज़ सबको पता है ना, कि मूर्ति पूजा है उनका उन्होंने विरोध करा था। फिर उन्होंने ये बोला था, मोनोथेइज्म की बात करी थी कि एक ही गॉड है, एक ही ईश्वर प्रेजेंट है सबके लिए। उन्होंने बोला था कि आपको प्रीस्ट की, पंडित की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान के सामने बैठो और आपको पूजा, कर्म कांड, ये सब यज्ञ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मन की शुद्धि होनी चाहिए। तो ये बात ब्रह्मो समाज में कही गई थी। इट कंसिस्ट वैदिक स्कल्पचर्स एंड इनफैलिएबल वैदिक स्कल्पचर्स को कहा गया था, ये चीज़ गलत है, क्योंकि वैदिक स्कल्पचर्स की हमने कहाँ बात करी थी? वेदों की ओर चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, तो इसका आंसर क्या है? ए। नॉट पूछा है तो आंसर इज ए। और एक